नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना आपको मिले। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, मैं सिर्फ नाम बताऊं इतना ही पर्याप्त है। भाऊ तोरसेकर सर, भाऊ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, भाऊ से बीएमसी के नतीजे आने से पहले और महाराष्ट्र के 29 नगर निगम इनके नतीजे आने से पहले हमने जो बात की थी, भाऊ ने जो कुछ भी कहा था वो सीधा सीधा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएमसी यानी मुंबई में 25 साल का राज जो ठाकरे परिवार का था वो समाप्त हो रहा है। उसी तरह 29 जो नगर निगम है वहां भी भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप कर रही है। अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से करीब 23 से 24 29 में से वो लेते हुए दिखाई दे रही है। आंकड़े कहां जाके रुकेंगे हम अभी नहीं कह सकते क्योंकि मतदान अभी गणना चल रही है। भाऊ, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। 3 बिंदु मैं सिर्फ आपके पास रखूंगा। देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में क्या भारतीय जनता पार्टी अब लीड ले चुकी है? क्यों? क्योंकि शिंदे कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर हैं। उद्धव और भाइयों के मिलन के बाद जो उद्धव गुट है उनको क्या उतना नुकसान नहीं पहुंचा मुसलमान वोटों की बदौलत? कांग्रेस से मुसलमान छिटक गया और शरद पवार अपने ही घर में बुरी तरह हार रहे हैं। भाव प्लीज। जी देखिए, एक बात है कि मुंबई में तो एकनाथ शिंदे है ही नहीं, ये माना जाता था। शिंदे कौन था? शिंदे तीसरे नंबर पर नहीं गया है। शिंदे ने मुंबई में अपनी छाप दिखाई है, ये इंपॉर्टेंट है। अपना गढ़ वो उनका ठाणे, ये उनका किला है। शिवसेना जो ठाणे में थी वो एकनाथ शिंदे की थी, आनंद दिघे की थी। एकनाथ शिंदे के पास वो विरासत आ गई। लेकिन मुंबई जो बाला साहब ठाकरे का किला था वो उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बचा नहीं पाए, टिक रहे। दिखाई देता है कि कुछ 65-66 ठाकरे बंधुओं को सीटें मिली है, लेकिन सत्ता तो हाथ से छिटक गई, निकल गई। लेकिन अगर 30-35 सीटें भी एकनाथ शिंदे मुंबई में लाते हैं तो उद्धव ठाकरे ठाणे में कितने ला पाए? जो ठाणे में जो कुछ है, टूटी हुई शिवसेना, तो अगर पूरी की पूरी ताकत में ठाणे में एकनाथ शिंदे की सीटें अच्छी आती है, अपनी अकेले की उसकी मेजोरिटी है ठाणे में, लेकिन उद्धव ठाकरे वहां 10-12 सीटें भी नहीं ला पाए। जो ठाणे पालिका 2022 के पहले शिवसेना की, यानी उद्धव जिसके पक्ष प्रमुख थे, उस पार्टी की थी। वो एकनाथ अलग हो गए तो एकनाथ के साथ चली गई। लेकिन आज भी ठाणे महापालिका नगर कॉरपोरेशन एकनाथ के साथ है। क्या उद्धव के साथ मुंबई तक बची है? नहीं बची है। ये फर्क कंपैरिजन अगर करते हैं एकनाथ शिंदे और उद्धव का, तो वो देखना चाहिए कि इसकी फुल अपनी ताकत पर उनकी कॉरपोरेशन थी। एकनाथ शिंदे की ठाणा में थी, तो वो अगर ठाणा अपने साथ लेकर चला गया तो उसने फिर भी अपने अकेले की मेजोरिटी लाई है। क्या उद्धव वो मेजोरिटी मुंबई में ला पाए? ना पूरे राज्य में जितने 56 एमएलए थे उतने नहीं ला पाए। अकेले एकनाथ ने महाराष्ट्र में 57 एमएलए लाए। तो मुंबई के कॉरपोरेशन में एकनाथ की सीटें कितनी है मत देखो। अगर वो 2022 तक मुंबई का नेता ही नहीं था, शिवसेना में था, लेकिन उसको वह सीमित रखा था ठाणे में, वो वर्कर पूरे महाराष्ट्र का उद्धव को अल्टरनेटिव नेता बनकर उभरा है। तो ये देखना जरूरी है। मुंबई में अगर एकनाथ को 6 एमएलए मिले और 20-25 कॉर्पोरेटर भी मिले तो उसकी ताकत बढ़ गई है वहां। तो कंपैरिजन इस ढंग से होता है। आप बड़े ग्रेजुएट हो गए, आपका बच्चा अभी अभी कॉलेज जा रहा है, अब उसके साथ आपकी कंपेयर करोगे? नहीं करोगे। वो अभी फर्स्ट ईयर में होगा, सेकंड ईयर में होगा, आप तो 20 साल हो चुके ग्रेजुएट होकर। तो इसलिए हाँ, दूसरी बात है बीजेपी की, जो मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में साफ साफ बताया था कि आराम से बीजेपी जीत रही, क्योंकि लड़ाई है ही नहीं। एक बात होती है, लड़ना जरूरी होता है,
आप लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। देखो ठाकरे बंधु साथ तो आ गए, 5 जुलाई को साथ आ गए, लेकिन 24 दिसंबर तक 5.5 महीने ये लोगों को नहीं बता रहे कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे या नहीं। बीएमसी के चुनाव के पर्चे भरने की तारीख शुरू हो गई, उसके दूसरे दिन उन्होंने तब बोला कि हाँ हम साथ लड़ रहे। लोगों के लिए मजाक बना रखा है आपने कि भाई हम भेड़ बकरियां है कि चलो कल से इधर चरने के लिए जाओ, परसों उधर चरने के लिए जाओ, आज इस कुछ शेड बनाए उसमें रहो। वोटर ऐसा नहीं है। वोटर आप पर प्यार करता है इसलिए आपको वोट देता है। आप अगर उसको भेड़ बकरी समझने लगो तो आपसे छिटक जाता है। वही हुआ है। पूरे महाराष्ट्र में 29 कॉरपोरेशन है। उद्धव ठाकरे एक बार संभाजीनगर गए और राज ठाकरे एक बार पूना वगैरह गए होंगे, बाकी आप जाते नहीं, सिर्फ मुंबई में सिमट गए। तो इनको लगता है कि वोटर तो अपना गुलाम है, हम लात मारकर भेजेंगे वहां जाएगा, उसकी कीमत चुकानी पड़ी है। मुंबई और ठाणे छोड़कर मेरा ख्याल है परभणी एक कॉरपोरेशन है जहां उद्धव की कुछ ताकत दिखाई दे रही, लेकिन वो भी वहां का जो जाधव करके एमपी है उसकी ताकत है, उसकी ताकत है। वो भी एक तरीके से वहां का एकनाथ शिंदे है। एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र में फैल गया, लेकिन वो असली लीडरशिप है। ये इन्होंने अपने जो चमचे इकट्ठा करके उनको लीडर बना बैठा है। अनिल शिंदे, अनिल परब या अनिल देसाई या अपनी ताकत से कहीं लड़कर आएंगे? अगर अनिल परब आपका बड़ा नेता है, अनिल देसाई को आपने मुंबई से एमपी बनाया, उस पर क्यों नहीं सौंपा भाई तू मुंबई संभाल, मैं पूरा महाराष्ट्र देखता हूं? तो वहां पार्टी खड़ी होती है। एकनाथ शिंदे पूरी महाराष्ट्र में घूम रहे थे। देवेंद्र फडणवीस एकनाथ ने मिलकर कम से कम 150 से ज्यादा मीटिंगें की, इन्होंने 5 मीटिंगें नहीं की है। तो लोग क्यों आपको वोट देंगे? अभी मेरा गला खराब है, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो लीडरशिप क्यों कर रहे हो? ही क्यों कर रहे हो? लोगों ने आपको रिक्वेस्ट नहीं भेजी आ जाओ और हमारा नेतृत्व करो। अगर देवेंद्र मुख्यमंत्री होकर राज्य की सत्ता संभाल रहा है और पार्टी के लिए भी इतनी मीटिंगें कर रहा है, तो तुम्हारे लिए तो बाकी कुछ है नहीं। नेता बनकर भाषण दे दो, वो भी नहीं करोगे। तो यह होना था। और वही तो मैंने पिछले हफ्ते आपके साथ पॉडकास्ट करते बोला था कि रास्ता साफ है, बीजेपी के लिए लड़ाई है ही नहीं, और फिर भी वो कोशिश करते रहे। हाँ, लेकिन इस जो चुनाव बीच में जो लोकल काउंसिल के नगर पालिका नगर परिषद 288 हुए थे और ये 29 को देखो, तो एक बात है इसमें सबसे बड़ा अगर मायने या निचोड़ है तो शरद पवार पर्व का अस्त हो गया महाराष्ट्र। बिल्कुल, एक शरद पवार युग था, एरा। शरद पवार कहीं गए नहीं, उनकी पार्टी के कैंडिडेट कहाँ आए हैं नहीं है उसका पता नहीं। आखिर क्षण में उनको पूना और पिंपरी चिंचवड़ के लिए अपने भतीजे के साथ हाथ मिलाना पड़ा। शरद पवार की अहमियत महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में खत्म हुई, ये सबसे बड़ा इसका निचोड़ है, ऐसे मान दो। बिल्कुल, सबसे बड़ा निचोड़। समय पर वो रिटायर होते तो उनकी इज्जत रहती। देखो गावस्कर मुझे याद आती है, गावस्कर को जब उन्होंने अचानक से अपना रिटायरमेंट जाहिर किया तो उसके पहले शायद उन्होंने कई लॉर्ड्स पर सेंचुरी लगाई थी, फेस्टिवल मैच थी। तो उस दिन तो उनको पूछा गया, अरे और 4-5 साल तो खेलते क्यों रिटायर हो गए? बोले नहीं, जब रिटायर हो जाओ तो लोगों को दुख होना चाहिए, अरे यार अब भी खेल सकता था। ये क्यों नहीं जाता, क्यों रिटायर नहीं होता, ऐसा पूछने तक रुकना नहीं। लोगों ने धक्के मारकर नहीं निकालना चाहिए, ये गावस्कर का कहना था। और क्रिकेट में तो शरद पवार भी थे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में लेकिन थे, लेकिन क्रिकेट भी नहीं समझ पाए। समय पर रिटायर होना जरूरी होता है, क्योंकि उधर भी बोलते हैं ना कि शरीर के जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो लूज हो जाते हैं। उतनी चालाकी से आप बॉल नहीं फेंक करते, फील्डिंग नहीं करते, इसलिए आपको हटना पड़ता है, हटना जरूरी होता है।
तो इनको भी था, लेकिन नहीं समझ पाए। जी तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि इस कॉरपोरेशन हम्म, के चुनाव के बाद एक नया महाराष्ट्र का चेहरा, ब्रांड उभरा है, जिसका नाम है देवेंद्र फडणवीस। और एक चेहरा और उभर रहा है जिसका नाम है एकनाथ शिंदे। हम्म, ये इस चुनाव के नतीजों से हमको अगर देखना है तो महाराष्ट्र में दो नए चेहरे सामने हैं। उद्धव और शरद पवार ओझल होते जा रहे, या ओझल हो गए, और एकनाथ और देवेंद्र, ये दो चेहरे पूरे महाराष्ट्र में छा गए। बिल्कुल वाह। इसी के साथ एक चीज और है। हम जब कांग्रेस की स्थिति देख रहे हैं तो एक अकेला लातूर को छोड़ के कांग्रेस और कहीं नजर नहीं आ रही है। बीएमसी में भी एक 10 भी हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी उसके लिए। लेकिन उद्धव ठाकरे का जो नंबर अभी दिखाई दे रहा है, क्या मुसलमान जो मत है, खासतौर से मुंबई का बीएमसी का, तो उसमें बाजी मार लिया है कांग्रेस से। उद्धव ठाकरे ने मुसलमानों के नेता बन गए। उद्धव ठाकरे अब क्या करेंगे राहुल गांधी? नहीं नहीं, यही तो है, इसीलिए तो कांग्रेस उद्धव के साथ गई नहीं। अगर जाती तो अभी घटे उससे भी और घट जाते। आप मुंबई कॉरपोरेशन का चुनाव मत देखो, आप पिछले 20 साल की कांग्रेस की जो गलत राजनीति है वो देखो। जब रथ यात्रा रोकी गई तब अडवाणी को अरेस्ट किया था लालू ने, और इसलिए बीजेपी ने वीपी सिंह का सपोर्ट वापस लिया था। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, शायद 34 साल पुरानी बात कर रहा हूं। तो उसके बाद बीजेपी का नाक काटने के लिए लालू हो या मुलायम हो, दोनों जगह कांग्रेस ने उनकी सरकार बचाई थी। बिल्कुल ठीक है, और आगे चलकर वही कांग्रेस को नोच नोच कर खा गए। एक बात होती है राजनीति में, आप दूसरे दूसरे से लड़ रहे हो तो एक काम करो, अपनी ताकत बढ़ाते रहो। आप जितनी आपकी ताकत बढ़ाएंगे उतना वो छोटा दिखाई देगा। कौन सी बड़ी बात है? आपका भी बेटा होगा, आपकी भी बेटी होगी, अगर उसकी उम्र बढ़ती है और वो कोई ये करता है, व्यायाम वगैरह करता है, तो वो लंबा हो जाएगा। साइकिलिंग वगैरह करके लंबाई बढ़ाते लोग। तो उसको छोटा करने की कोशिश आप मत करो, आप अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, अपनी लाइन लंबी करो। इसके बजाय ये बीजेपी का नाक काटेंगे, बीजेपी को हराएंगे। अरे अपनी जीतने की बात करो ना कभी। बीजेपी को रोकना है, हमको दौड़ना नहीं है। तो आप पार्टी नहीं हो, आप रोड नहीं हो, आप स्पीड ब्रेकर बन जाते हो। स्पीड ब्रेकर तो कहीं जाता नहीं, बस वही रहता है, और दूसरों का स्पीड घटाने का काम करते हैं। तो कांग्रेस एक तरीके से स्पीड ब्रेकर बन गई, और आपने देखा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि अगर मुंबई में कांग्रेस ने अलग से चुनाव लड़ा तो जो कुछ 10-12% वोट मिलेंगे, लोग चुनकर नहीं आएंगे। लेकिन जितने कुछ 160 वगैरह सीटों पर लड़े कांग्रेस वाले, तो उतने वार्ड में कम से कम 1-2-10 कार्यकर्ता खड़े हो गए। कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। आना जाना लगा। देखो त्रिवेंद्रम में बार बार बीजेपी हारती रही ना, लेकिन उस एक एक वार्ड में उनका पैर वहां डटकर खड़ा रहने वाले कार्यकर्ता 1 से 2, 2 से 5, 4 चुनाव के बाद आ गया। आज तो उनका उधर मेयर बन गया त्रिवेंद्रम में। लेकिन उसके पीछे आज का सक्सेस मत देखो। पिछले 25 साल से बीजेपी जो ट्राई कर रही है, वहां से यहां तक पहुंचे। हम आम का एक पेड़ लगाते हैं, 4 साल के बाद फल आता है उसको, लेकिन उस पर मेहनत तो करते रहते ना, उस पर मेहनत करते। वैसे तो दुकान से भी आम ला सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो, गठबंधन करना, दूसरे से एडजस्ट करके सीट जिता कर लाना, इसको मैं बाजार से खरीदे हुए आम बोलता हूं। और बीजेपी की जो बात है वो अपने बागान के आम है, ये फर्क होता है। बीजेपी बागान लगाकर अपने घर के आम खिलाना चाहती है, और ये दूसरे के या तो चुरा कर या बाजार से खरीदे हुए आम देना चाहते हैं। तो बढ़ेगा कौन? पूरा सीजन आम का होगा, आपके घर के आम होंगे। बाजार से लाओगे, 4 दिन में खाएंगे नहीं तो खराब भी हो जाएंगे, फेंकने पड़ेंगे।
लेकिन जितना सीजन है उतने आम खाने हैं, तो आपको अपनी बागान, आपका पेड़ खुद का होना चाहिए। और बीजेपी इसी लाइन पर पिछले 40 साल से काम कर रही है। हम आज आए हुए आम देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे मेहनत कहाँ देख रहे हैं? तो ये देखना चाहिए। और कांग्रेस की गलती वहां हो गई कि वो भूल गए रास्ता चलने के लिए होता है, स्पीड ब्रेकर के लिए नहीं होता। कांग्रेस स्पीड ब्रेकर बन गई तो वही की वहां पड़ गई। गाड़ियां आती जाती रही, थोड़ा इधर उधर करके धक्का खा के स्पीड कम करके निकल गई। कांग्रेस कहाँ है? जहां थी वहां है, और शायद टूट फूट भी हो गई। ये बात है। बिल्कुल हो गई। और देखिए ना, राहुल गांधी ने शुरुआत कर दिया, फिर वही वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। उनकी गाड़ी वहां पर ऐसी, आपने सही कहा, स्पीड ब्रेकर की तरह वोट चोरी के साथ भी अटक गई है। वो मान ही नहीं सकते कि हमारी राजनीति कुछ गड़बड़ है, कुछ है। दादा, एक सवाल और भाव, जो गति शरद पवार की हुई है, अजित पवार के साथ हाथ मिलाने के बाद भी हुई है, जो उनका अपना गढ़ था पुणे, मान लीजिए चिंचली और पुणे, ये दोनों ऑलमोस्ट उनका गढ़ ही हैं जहां क्लीन स्वीप हुआ है। मराठा पॉलिटिक्स, जो कि ठाकरे ब्रदर्स ने भी करने का प्रयास किया था, और ये जो शरद पवार दादा हैं, इनकी तो पूरी पॉलिटिक्स ही उसी पे है। क्या क्षेत्रीय अस्मिता के ऊपर राष्ट्रवाद, और मैंने जितने भी अभी वीडियोस देखे, फुटेज देखे, मैं जब से ट्विटर पर घूम रहा था, हर जगह ये कहा जा रहा है ये हिंदुत्व की जीत है और जो हिंदू के साथ है। तो ये साफ तौर पर हो गया कि बाला साहब ठाकरे की विरासत जो उद्धव के पास जानी थी वो शिंदे के पास चली आई, और उल्टा ये हुआ कि उद्धव ठाकरे मुसलमानों के ज्यादा नजदीक पाए जा रहे हैं। तो क्या क्षेत्रीय अस्मिता पर राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, ये आगे आ गया? महाराष्ट्र ने एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। नहीं, एक बात होती है, देखो, मुस्लिमों के वोट जो होते हैं वो हमेशा बीजेपी को, यानी सनातन और क्या बोलते हो, हिंदुत्व को हराने के लिए होते हैं। अगर बीजेपी हिंदुत्व का सिंबल है तो वो बोलते कि चलो इसमें एक कोई सलीम करके खड़ा है और एक अवनीश करके खड़ा है, लेकिन अवनीश तो एंटी बीजेपी है और जीतने की पॉसिबिलिटी है, और अगर हम वोट तोड़ेंगे तो दूसरा बीजेपी वाला जीत जाएगा, तो अवनीश को तो हराना है ना बीजेपी वाला करके। तो वो सलीम को छोड़कर और किसी ओमकार को या भाऊ को भी वोट देंगे, लेकिन अवनीश बीजेपी का है, उसको हराएंगे। ये इनका टैक्टिकल वोटिंग होता है। तो वो हो गया, जहां देखो हर वार्ड में मुस्लिम थोड़े बहुत होते हैं। समझो एक वार्ड है कि जहां एक 2-3 हजार है, 1200 है, 1700 है, तो वहां कांग्रेस के साथ जाकर अगर बीजेपी नहीं हारेगी और उद्धव के साथ जाकर बीजेपी हारेगी, तो वो मुस्लिम वोट बीजेपी के पास चला, हो उद्धव के पास चला जाता है। आपको याद होगा अधीर रंजन चौधरी 6 बार जीते थे, इस बार हार गए। किससे हार गए? गुजरात का मुस्लिम लड़का यूसुफ पठान, तृणमूल से खड़ा था। तो वो, अगर ये भी अधीर रंजन भी मुस्लिमों की साइड लेने वाले थे, लेकिन उसको हराया जब अपना मुस्लिम आने वाला है। तो इस तरीके से हर जगह टैक्टिकल वोटिंग मुस्लिम वोट बैंक करती है। हिंदुओं में भी अब आहिस्ते आहिस्ते वो टैक्टिकल वोटिंग आने लगा है। देर लगेगी, लेकिन हम मुस्लिम वोट बैंक से हिंदू वोट सीख रहा है कि हमको टैक्टिकल वोटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, बीजेपी तगड़ी है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो एकनाथ को भी मुंबई में अच्छा चांस मिला है, ठाणे में हुआ है, तो ये तो होता रहे। अब देखो भिवंडी में बहुत सारा मुस्लिम पॉपुलेशन है, फिर भी वहां बीजेपी जीत गई है, एकनाथ शिंदे जीत रहे। मालेगांव में वही तो बोल। तो ये बात होती है, इसको टाइम देना पड़ता है। मैं मानता हूं कि उसको टाइम देना पड़ेगा, और जब तक ये एडजस्ट करके नहीं हो रहा है, तब तक जो कठोर हिंदुत्व चाहते हैं इनको भी हम किनारे करना पड़ेगा। कि जब तक हम अपने पैरों पर डटकर खड़े नहीं होते, तब तक ये जैसे बैसाखी बैसाखी, हाँ बैसाखी, क्योंकि खड़ा रहना है। जब हमारे पैरों में ताकत आ जाएगी, बैसाखी छोड़ देगी, कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। अरे बच्चा भी जन्म लेता है तो दूसरे दिन खड़ा नहीं होता, खड़ा नहीं होता, और गिर गिर के भी खड़ा रहना चाहता है ना।
तो वो बात यहां भी है, पॉलिटिक्स में हो, ऑर्गेनाइजेशन में हो, ये बात होती है। तो मुझे लगता है कि इस ढंग की जो राजनीति चल रही है उसमें तरीके से आगे अब देखो एक बात और है, अगले 3 साल कोई बड़ा चुनाव नहीं है। अगले 3 साल बड़ा चुनाव नहीं है। इसमें उद्धव हो, पवार हो या कांग्रेस हो, उनको महाराष्ट्र में पार्टियां चलाना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी की असली रणनीति ये समझ ही नहीं पाए, ये अब हमारे एनालिस्ट भी नहीं समझ पाते। ये क्या बोलते हैं, अरे बीजेपी तो हमेशा पूरे साल 5 साल इलेक्शन मोड में रहती है। तो मोदी जी ने एक बार कहा था सिर्फ इलेक्शन मोड पर नहीं रहते, हम इमोशनल मोड पर भी रहते। तो लेकिन इस चालाकी में बीजेपी ने एक काम कर दिया है कि अब वो तो खुद तो इलेक्शन मोड में रहते, कभी भी इलेक्शन ले लो, लेकिन उसी दरमियान घसीटते घसीटते अदर पार्टीज है उनको भी बीजेपी ने इलेक्शन मोड में लाया है। लेकिन इलेक्शन की मशीनरी है नहीं, इलेक्शन की मशीनरी है नहीं ना। आपका खटारा मेरी फरारी वगैरह कुछ है, उसके सामने दौड़ेगा कैसे? लेकिन रेस में तो आपको लाकर खड़ा कर दिया है और हर रेस में हार जाते, समझा? एग्जाम का फॉर्म भरवा दिया और किताब गायब रखी। बाकी पार्टियों की जो पॉलिटिकल राजनीति है वो इलेक्शन मोड की रेस में लाकर आपको खड़ा कर दिया है। आपको वहां आने की जरूरत नहीं थी। आप 3 साल ढंग से आंदोलन वगैरह करो, अपनी ताकत बढ़ाओ और फिर चुनाव की लड़ाई में आ जाओ। आप बीजेपी की नकल मत करो। बाकी की पार्टियों को अगर सर्वाइव होना है तो आप उनकी नकल मत करो, अपनी पार्टी बनाओ, ये भी जरूरी होता है। अभी देखो 80 और 85 ये 2 चुनाव बाला साहब ठाकरे बुरी तरह से हारे थे। तो मुझे याद है 1980 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने उम्मीदवार उतारे नहीं, उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस का सपोर्ट कर दिया, बोले बदले में हमको 2 एमएलसी दे दो। लेकिन अगले 5 साल 85 तक जिस ढंग से पार्टी बनाई, अकेले के बलबूते पर यही बीएमसी की सत्ता बाला साहब ठाकरे के हाथ में आई थी। लेकिन 5 साल उन्होंने काम किया, शाखा बनाई और शाखा इतनी एक्टिव थी कि सेना भवन में नहीं होता वो काम शाखा में होता था। उद्धव ने सेना भवन तगड़ा बनाया और शाखा कमजोर कर दी, उसकी कीमत चुका रहे। बिल्कुल वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक उम्मीद जो थोड़ी बहुत कांग्रेस के लिए अगर कहीं से बात करें तो लातूर में जो कांग्रेस को सफलता मिल रही है, क्या वहां का जो ये पानी वाला इशू है उससे थोड़ी सी निराशा है, या वहां कोई कैंडिडेट ऐसा था कि जो अपने बल पर निकाल के ले जा रहा है? जैसे आपने वहां विलासराव देशमुख के जो बच्चे हैं और उनका भाई है, उनका प्रभाव है वहां। वो कांग्रेस की जीत नहीं है, वो विलासराव देशमुख फैमिली की जीत है। वैसे ही नांदेड़, मराठवाड़ा में नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट है, अशोक चव्हाण यहां आ गए, ये जीत गए। नवी मुंबई है जहां गणेश नाइक का गढ़ है, वो जिस पार्टी में जाएगा, इस चुनाव के पहले वो तो एनसीपी के पास था नवी मुंबई, आज बीजेपी का हो गया। मतलब क्या, उसके पहले शिवसेना का था। गणेश नाइक जहां जाएगा वहां नवी मुंबई जाती है, इसका मतलब बीजेपी जीत गई, एनसीपी जीत गई, ऐसी बात नहीं है। तो वैसे ही लातूर की बात जो आप बोल रहे हैं, तो लातूर में विलासराव देशमुख की फैमिली और उनका जो परिवार है, उन्होंने जो काम किया उसका फल आया। उसको कांग्रेस का लेबल लगा है क्योंकि चुनाव चिन्ह वो है। लेकिन वो जीत कांग्रेस की होती तो और जगह भी कांग्रेस जीत जाती। उसका कोई सरोकार कांग्रेस से नहीं है, राहुल गांधी से नहीं है, महाराष्ट्र कांग्रेस से नहीं है। वो 20% आप दे सकते हो, 80% देशमुख फैमिली की जीत है, कांग्रेस की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हो। लेकिन आपने जो आकलन किया था आज से करीब 7 या 8 दिन पहले, जो आपने कहा था वो साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मुसलमानों ने उद्धव को अपना नेता न माना होता केवल इसलिए कि भाजपा को हराना है, इसलिए उद्धव के साथ चले जाना है, अदरवाइज ये स्थिति नहीं होती। हाँ,
आगे आने वाले इलेक्शंस में या आगे आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में, या इसका असर पैन इंडिया भी जाएगा कि कांग्रेस को क्षेत्रीय पार्टियां मुसलमान को हासिल नहीं करने दे रही है। फिर राहुल गांधी जो अपने को लश्कर कांग्रेस बना रहे हैं, उनका क्या होगा, ये कांग्रेस को सोचना है। भाऊ, आप एक गार्जियन के तौर पर महाराष्ट्र के इस पूरी राजनीति को जिस तरीके से आपने बांचा है और उसकी कुंडली लिखी है, मैं उसके लिए अपने समस्त दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और अब ये कहा जा सकता है कि मुंबई का किंग कौन, तो मुंबई का किंग हिंदू सनातन।